हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू डिलेट डेटा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीएसवी फाइल को कैसे इंपोर्ट किया जाता है सैस सॉफ्टवेयर में विद द हेल्प ऑफ प्रॉक इंपोर्ट मेथड। प्रीवियस वीडियो में हमने सेम टॉपिक था, पर वहां पे हमने की थी एक्सेल फाइल को इंपोर्ट सैस सॉफ्टवेयर में। ठीक है, अभी चलते हैं। अब यह देखने से पहले कि कैसे इंपोर्ट किया जाता है सीएसवी फाइल को इन द सैस सॉफ्टवेयर, उससे पहले हम थोड़ा सीएसवी फाइल का ज्ञान ले लेते हैं। ठीक है, तो सीएसवी फाइल मेनली क्या होती है? ठीक है, तो सीएसवी फाइल होती है, मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करवाता हूँ। ठीक है, समझो एक कोई भी डॉक्टर है, मान के चलते हैं। एक डॉक्टर को ध्यान से देखो, जैसे ही नेम लिखा डॉक्टर ने, उसके बाद कॉमा दे दिया, फिर उसके बाद अगला वेरिएबल, जैसे ही एज वेरिएबल लिखा, कॉमा दे दिया, उसके बाद सेक्स को लिखा। आगे डेटा नहीं है। अगर आगे डेटा होता, अगर उसको भी कॉमा से सेपरेट किया होता, एक्स वाई जी होता, यहाँ पे कोई भी ए वैल्यू होती है, यहाँ पे सी वैल्यू होती है। ठीक है, ऐसा समझो। तो ऐसे कॉमा से वो सेपरेट करते जाते हैं, तो इसी को कहते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ये जो डेटा कॉमा से सेपरेट किया है, इसी चीज को कहते हैं कॉमा सेपरेटेड। अभी आपने तो देख लिया कि सीएसवी फाइल क्या होती है। एक्चुअल में आपको दिखाता हूँ, ये जो डिलाइट डेटा नाम की आपको फाइल दिखाई दे रही, ये एक्चुअल में सीएसवी फाइल है। ठीक है, अब इसको अगर मैंने ओपन करना चाहा तो देखिए क्या होता है। ठीक है, अभी हमने एक्सेल के साथ ओपन किया तो आपको लगा कि सारे तो कॉलम से डिलिमिटेड है भाई सारा डेटा, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे आपको, आप जब राइट क्लिक करोगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन विद बोलना है, और यहाँ पे आप विद द हेल्प ऑफ नोटपैड जब ओपन करोगे तो देखो भाई क्या है। तो देखो यहाँ से जो फाइल तुम्हें दिखाई देगी वो कैसी दिखाई दे रही, सारी की सारी इंफॉर्मेशन कॉमा से सेपरेट हुई है। ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो। ठीक है, अभी हम एक्चुअल सॉफ्टवेयर पे आ गए हैं। अभी देखते हैं हम सीएसवी फाइल को यहाँ पे कैसे इंपोर्ट किया जाए। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट हमारे पास 3 कीवर्ड्स का होना जरूरी है। सबसे पहला है प्रॉक। ठीक है, प्रॉक के बाद इंपोर्ट। ठीक है, और उसके बाद डेटा फाइल। डेटा फाइल को या तो कीवर्ड कहो या तो प्रोसीजर ऑप्शन भी आप कह सकते हो। उसके बाद आपको देना है इज इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन के बाद डबल कोट लगाने हैं। आप सबको पता है डबल कोट के बीच क्या करना होता है। डबल कोट के बीच उस पर्टिकुलर फाइल का लोकेशन हमें यहाँ पे पेस्ट करना होता है। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करने वाला, तो प्लीज उसको देख के ही इस वीडियो को आपको देखना है, बिकॉज कई सारी बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर होंगी और उसके बाद ही ये वीडियो आपको अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, तो चलते हैं। अब यहाँ पे हमें अगर चाहिए लोकेशन, तो लोकेशन कहाँ से होगा? अभी तो यहाँ पे मेरे पास सीएसवी फाइल नहीं है। सीएसवी फाइल अगर नहीं है तो इस फोल्डर में हमें लानी होगी, और मेरी फाइल कहाँ पे है? मेरे डेस्कटॉप पे। ठीक है, सॉरी, डेस्कटॉप पे नहीं, मैंने कंप्यूटर में डी ड्राइव में मेरी सीएसवी फाइल रखी है। तो उसको कैसे लाते हैं ये फिर से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया है, बट इस वीडियो में भी बता देता हूँ। आपको सिंपल आना है इस फोल्डर पे, एडिलाइट। आप जो चाहो उस फोल्डर में उसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, बट मुझे इसमें करना है तो मैं इसमें कर रहा हूँ। ठीक है, अभी इस पे हमें राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद अपलोड फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जहां भी आपकी फाइल रखी है उस लोकेशन में जाओ। आपके केस में हो सकता है आपकी फाइल सी ड्राइव में हो, मेरी फाइल इस वक्त डी ड्राइव में है, इसीलिए मैं जाऊंगा डी में, और वहां पे मेरी फाइल को मैं फाइंड करूंगा। ठीक है, कहा तो है देखो, डिलाइट डेटा नाम की फाइल है, सीएसवी फाइल है। इसको मैं सिंपल यहाँ से क्लिक करके ओपन बोलूंगा। ओपन करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, और अपलोड करने के बाद सिंपल यह फाइल डिलीट वाले फोल्डर में, ए डिलीट वाले फोल्डर में आसानी से आ जाएगी, एक्सेस हो पाएगी। ठीक है, अब ये जो डिलीट डेटा वाली फाइल यहाँ पे आई है, इस पे हमें फिर से राइट क्लिक करना है, और लास्ट में प्रॉपर्टीज में जाना है, और लोकेशन हम कहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ से करते हैं। यह सारी चीजें प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखी है। ठीक है, सिंपल यहाँ से कर लिया कॉपी, और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ठीक है, वहां भी सेम ऐसा ही किया था, बट वहां पे एक्सेल फाइल का लोकेशन पेस्ट किया था, यहाँ पे फाइल सीएसवी है। यह बात
दिमाग में रखनी है। क्यों, मैं आगे बताता हूँ। फिर से हमने देखा था आउट वाला ऑप्शन, वो तो सेम है। आउट देने के बाद हम क्या देते हैं, डेटा सेट का नेम। अगर मैं डेटा सेट का नाम देना चाहता हूँ, इस बार मैं दूंगा राज नेम। ठीक है, राज नेम का डेटा सेट, जो CSV फाइल आएगी एक्सटर्नल सोर्स से, उसका डेटा सेट राज नाम से स्टोर होगा। ठीक है, सैस सॉफ्टवेयर में। इतना समझना है अभी। उसके बाद हम देते हैं DBMS वैल्यू। DBMS वैल्यू क्या होती है, अगर मैंने उस टाइम भी बताया था, यहाँ पे अगर आपने इस टाइम एक्सेल फाइल का लोकेशन पेस्ट किया होता, तो आप DBMS वैल्यू देते एक्सेल SX। बट हमारी केस में अभी क्या है, मैंने CSV फाइल का लोकेशन यहाँ पे पेस्ट किया है। यहाँ पे मैंने CSV फाइल का लोकेशन पेस्ट किया है, इसीलिए DBMS वैल्यू में दूंगा CSV। बस इतना ही करना है। उसके बाद सिंपल सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद आपको रन स्टेटमेंट का यूज करना है, और रन स्टेटमेंट के बाद सिंपल यहाँ पे रन करना है। तो ठीक है, रन करने के बाद हमारे CSV फाइल यहाँ पे आसानी से हम एक्सेस कर पा रहे हैं। अभी ये जो फाइल है राज नाम का, जो डेटा सेट है, वो गया है वर्क लाइब्रेरी में। हम देख लेते हैं, लाइब्रेरी को चेक करते हैं, इसको एक्सपांड करेंगे और यहाँ पे वर्क में देख लेते हैं। ठीक है, वर्क में राज नाम का डेटा सेट आ गया है। तो ठीक है, अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, अब ऐसा थोड़ी है कि आउट वाला जो स्टेटमेंट है उसका यूज करके आप सिर्फ, आपको क्वेश्चन आया होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बात डिस्कस नहीं की शायद, तो आपको क्वेश्चन आया होगा कि वर्क नाम के लाइब्रेरी में ही राज नाम का डेटा सेट जाएगा क्या, जब जब हम आउट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो डेटा सेट कहाँ कहाँ जा सकता है, देखो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट वाली लाइब्रेरी है डिलाइट नेम की, ये यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी, मतलब मैंने खुद ने बनाई। ठीक है, ये यूजर डिफाइंड क्या होता है, उसके बाद सिस्टम डिफाइंड लाइब्रेरी क्या है, इसका वीडियो है प्लेलिस्ट में, वो देखना, फिर ही इस वीडियो को देखना। प्लेलिस्ट अच्छे से फॉलो करो, उसके बाद इन वीडियो पे आओ, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, और मैप से लेके ये जो वेब वर्क है यहाँ तक, ये सारी सिस्टम डिफाइंड लाइब्रेरी, मतलब सैस सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा, आप वर्क लाइब्रेरी में कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से आने वाला डेटा, जैसे मैंने राज यहाँ पे भेज दिया, तो वर्क में आप राज को भेज सकते हो, और उसके साथ इस यूजर डिफाइंड डिलाइट वाली लाइब्रेरी में आप राज डेटा सेट को भेज सकते थे। लेकिन ये जो मैप से लेकर वेब वर्क तक जो लाइब्रेरी बनी है, इनमें आप कोई भी एक्सटर्नल सोर्स का डेटा सेट नहीं भेज सकते, इतना आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो मैं आपको डिलाइट में कैसे जा सकता है हमारा राज डेटा सेट, ये आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये राज नाम का सेम डेटा सेट डिलाइट लाइब्रेरी में बनाना होता, तो आपको सिंपल यहाँ पे लिखना होता डिलाइट, उस लाइब्रेरी का नाम और पीरियड सिंबल। इसका मतलब है राज नेम का डेटा सेट बनेगा, और वो कहाँ पे स्टोर होगा, डिलाइट नाम की लाइब्रेरी में। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया, पीरियड सिंबल से लेके डिलाइट तक आपने कुछ नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट राज नेम का डेटा सेट कहा जाता है वर्क लाइब्रेरी में। ठीक है, तो अब करके देखते हैं इसको हम रन, क्या हुआ है क्या, देखो। ओहो, क्या प्रॉब्लम आया, import cancel output dataset delete dot raj already exist। ओके, क्या हुआ यहाँ पे, डिलाइट वाली फाइल में, ओके, डिलाइट वाली फाइल में राज नेम का डेटा सेट पहले से ही एग्जिस्ट था। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, फिर इस वीडियो में भी बता देता हूँ। देखो इंपोर्ट कैंसिल क्यों हुआ हमारा, मुझे भी ख्याल नहीं था उस बात का। देखो राज नाम का जो डेटा सेट है, वो ऑलरेडी डिलाइट नाम की लाइब्रेरी में था, और हम डिलाइट नाम के लाइब्रेरी में सेम नेम का डेटा सेट भेजने की कोशिश कर रहे थे, तो इसी वजह से इंपोर्ट कैंसिल हुआ। जब जब यहाँ पे सेम नेम का डेटा सेट होगा कोई भी लाइब्रेरी में, और आपका जो डेटा सेट नया आ रहा है वो भी इसी नेम का है, तो क्या होगा, ये एंट्री आपको नहीं मिलेगी इस लाइब्रेरी में। या तो आपको डेटा सेट का नेम चेंज करना होगा, या तो आपको रिप्लेस वाला ऑप्शन यूज करना होगा। दोनों सिंपल एग्जांपल से समझो, अगर एक क्लासरूम है, ठीक है, उसमें एक स्टूडेंट है राज, उसके बाद एक है शुभम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है,
और क्लास में एक राज नाम का जो स्टूडेंट है एंट्री करना चाहता है, ठीक है। अगर इस क्लासरूम का रूल यह है कि पहले से एक राज यहाँ पे अगर अवेलेबल है तो दूसरा राज इसमें नहीं आ सकता, सेम नेम के स्टूडेंट इसमें नहीं आ सकते। अगर इस राज को इसमें आना है तो इसको यहाँ से जाना होगा, इसको आउट होना होगा, फिर ही ये आ पाएगा, ठीक है। अगर ये नया राज इसमें आता है तो पुराना यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी सेम होता है। डिलाइट लाइब्रेरी में अगर नया राज नेम का डेटा सेट आ गया तो पुराने वाले राज में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो चली जाएगी और उसके जगह इस राज में जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से रिप्लेस ऑप्शन चूज कर। अभी इसमें हमें और ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से पहला है गेट नेम्स। अब ये जो गेट नेम्स वाला ऑप्शन है एक क्या काम करता है, अगर मैंने लिखा गेट नेम्स इज इक्वल टू नो तो इसका डेटा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जो डेटा इंपोर्ट हो रहा है। तो ध्यान से समझना। देखो मैंने वो डॉक्टर वाला फॉर्म वाला आपको एग्जांपल दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एक डेटा है नेम, उसके बाद है एज, ठीक है। दो वैल्यू है जो कॉमा से सेपरेट है। पहला नेम है राज, उसके बाद 23, उसके बाद दूसरा नेम है शुभम, ठीक है। ये शुभम मेरे स्टूडेंट का नाम था यार, काफ़ी फेवरेट स्टूडेंट था मेरा, ठीक है। इसकी एज है 20। तो ठीक है, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, गेट नेम्स इज इक्वल टू नो लिखना, इसका मतलब जो नेम है वो भी एज ए डेटा सॉफ्टवेयर मानेगा, और जो वेरिएबल है अभी क्या है, डेटा नेम इज इक्वल टू एस लिखना, मतलब नेम एंड एज को सॉफ्टवेयर जो आउटपुट डेटा सेट जाता है उसमें इनको वेरिएबल माना जाता है, ठीक है। नेम वेरिएबल होगा, एज वेरिएबल होगा, बट जैसे ही आप नो लिखते हो तो ये डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। अगर नेम एंड एज अगर डेटा बन गए तो मेरे भाई बाय डिफॉल्ट वेरिएबल ऐसे बन जाते हैं सॉफ्टवेयर में, ऑटोमेटिकली होता है var1 var2, ठीक है। एक्सेल की केस में यहाँ पे var1 var2 की जगह ए बी सी ऐसा आ रहा था, ठीक है, बिकॉज एक्सेल में कॉलम के नेम ही होते हैं ए बी सी एंड वो चलते रहते, ठीक है, सी डी ऐसे करके, ठीक है। अभी इसमें ऐसा नहीं होता, CSV फाइल में डायरेक्टली आपका राइट होके आता है, प्लेन फॉर्मेट में डेटा होता है, इसीलिए ये जो var1 var2 है ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं। तो देखते हैं, हम एक्चुअल रन करके देख लेते हैं, इसको हम करेंगे रन। देखो देखो मैंने जैसे कहा था वैसे हुआ। गेट नेम्स इज इक्वल टू नो देना मीन्स इन हेडर्स को डेटा रो में कन्वर्ट कर दिया, इन हेडर्स को ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, इसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं सैस में। और गेट नेम्स इज इक्वल टू एस देना मतलब क्या, यह क्या हो जाएंगे हेडर, मतलब इन वेरिएबल की जगह ये सब्जेक्ट आईडी एज सेक्स ट्रीटमेंट ग्रुप ये सारा कुछ आ जाएगा। और गेट नेम्स इज इक्वल टू एस सैस में बाय डिफॉल्ट सेव होता है, उसको देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। गेट नेम्स इज इक्वल टू नो ही जानना हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हमें क्या करना होगा, डेटा रो वाला जो ऑप्शन है वह हम देख लेते हैं। डेटा रो इज इक्वल टू 1, अगर डेटा रो इज इक्वल टू 1 किया तो सॉफ्टवेयर एरर देगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं रन करके आपको समझाता हूँ वह चीज़, ठीक है। तो देखो पहले एरर क्या है यह समझना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो एरर को पढ़ो, द वैल्यू फॉर ए डेटा रो स्टेटमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। आगे भी आपको पढ़ना है, वही लाइन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्या है, व्हेन गेट नेम्स इज इक्वल टू एस, इसको थोड़ा बंद कर लेता हूँ मैं। देखो फिर से पढ़ो, व्हेन गेट नेम्स इज इक्वल टू एस डिफॉल्ट वैल्यू इज सेट। सैस में गेट नेम्स इज इक्वल टू एस अगर डिफॉल्ट वैल्यू सेट से, मेरे भाई अभी बताओ, मैंने गेट नेम्स का आपको बताया, अगर गेट नेम्स एस है तो जो फर्स्ट वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो किस में चेंज हो जाएगा, हेडर्स में। अगर मेरे भाई जो नेम एंड एज फॉर एग्जांपल अगर वह हेडर्स है तो उसके नीचे का जो डेटा है वो क्या होगा, ऑब्जर्वेशन। और अगर तुम डेटा रो वाला ऑप्शन 1 कर रहे हो तो हेडर को एज डेटा रो इज इक्वल टू 1 मीन्स क्या, जो तुम्हारा डेटा है वो 1 से पढ़ना स्टार्ट करो, सॉफ्टवेयर को तुम कह रहे हो। बट ये नेम एज जब गेट नेम्स इज इक्वल टू एस है तो नेम एज क्या डेटा है क्या, नहीं, ये तो हेडर है, इसको एज अ फर्स्ट रो नहीं पढ़ेगा।
इसीलिए आपको 2 से ही स्टार्ट करना है। जब जब CSV फाइल इंपोर्ट होगी तो समझ लेना है डेटा रो इज इक्वल टू फर्स्ट नहीं दे सकते, क्योंकि वो एज अ हेडर वहाँ पे काम करता है। अगर तुम्हें डेटा रो इज इक्वल टू 1 देना है तो तुम्हें एक चेंजेस करना होगा। वो चेंजेस क्या है वो भी हम सीख लेते हैं। सिंपल सा चेंजेस है मेरे भाई। आपको क्या करना है, एक और यहाँ पे स्टेटमेंट यूज करना है, गेट नेम्स इज इक्वल टू नो। आप भी बता सकते हो। अब गेट नेम्स इज इक्वल टू नो देना मीन्स क्या, गेट नेम्स इज इक्वल टू नो देना मतलब जो हेडर है वो डेटा में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्या हुआ मेरे भाई, जो हेडर है वो डेटा में कन्वर्ट हो गए। और अभी तुम गेट नेम्स इज इक्वल टू अगर नो दे रहे हो तो अभी तुम डेटा रो इज इक्वल टू 1 दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारा हेडर बन के आया है। सॉफ्टवेयर कंफ्यूज्ड नहीं होगा। उस केस में सॉफ्टवेयर क्या हो रहा था, कंफ्यूज्ड हो रहा था, क्योंकि हेडर भी यही थे और डेटा रो इज इक्वल टू 1 वाला ऑप्शन भी यही था। अगर डेटा रो इज इक्वल टू 1 यूज़ करना है तो ध्यान में रखना है गेट नेम्स इज इक्वल टू वाला ऑप्शंस नो रखोगे तब ठीक है। अगर तुम ऐसा रखते हो तो तुम्हारा जो हेडर है वो क्या बन के आता है मेरे भाई, ऑब्जर्वेशन बन के आता है। इसीलिए यहाँ से आपको डेटा दिखना स्टार्ट हो जाता है। डेटा रो ऑप्शन क्या करता है, तुम्हारा डेटा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए इतना ही काम उसका होता है। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे फिर से मैं कहता हूँ गेट नेम्स इज इक्वल टू कुछ मत दो, बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर ले ही लेता है वो। ठीक है, तुम्हें क्या देना है 1 और 1 से बड़ा ही देना है। कहने का मतलब डेटा रो इज इक्वल टू अगर तुमने दिया 2 तो इसका सिंपल मतलब है मेरे भाई कि डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो सबसे फर्स्ट तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है। सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्यों, डेटा 2 देने के बाद जो 1 है वो तो हेडर है उसकी बात छोड़ देना, बट 2 मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, पहला डेटा भी मैं आपको देखो मेरे भाई, ये जो CSV का तुम्हारा डेटा है ना, देखो मेरे भाई ये जो CSV का जो तुम्हारा डेटा है ना, 1 क्या है, 1 है जो हेडर है वो, 2 मतलब यहाँ से डेटा स्टार्ट होगा। अगर तुमने वहाँ पे 3 ऑप्शन यूज़ किया तो डेटा ड्रग भी वाला है ना उससे स्टार्ट होगा। अगर डेटा रो इज इक्वल टू ऑप्शन 4 रहा तो डेटा कहाँ से होगा, 103 से स्टार्ट होगा, क्योंकि काउंटिंग कहाँ से होगी, 1 इसको मानेगा, 2 3 4 हेडर को इंक्लूड करके मानता है। जो हेडर है मतलब जो वेरिएबल नेम है उसकी रो को 1 मानेगा और 2 से सारा डेटा स्टार्ट होगा, ऐसे समझो। 3 दिया तो इसको काउंट करना ही है तुमको हेडर को। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। अभी देखो एक एग्जांपल मैं वहाँ पे करके दिखाता हूँ, पहले यहाँ पे देख लो, समझना है तो 1 2 3 4 5 6। अगर हमने डेटा रो इज इक्वल टू 6 दिया तो डेटा 105 से स्टार्ट होगा। काउंटिंग कहाँ से करनी, यहाँ से। ठीक है, अभी आप समझ जाओगे एक्चुअल में क्या मामला है। देखो हम करके दिखाते हैं तुमको सॉफ्टवेयर पे। तो देखो मेरे भाई करके दिखाते हैं हम, क्या बोला था मैंने, अभी हम लेंगे 6 105 आईडी से स्टार्ट होगा डेटा। देखो सच है क्या मैंने जो कहा हो, बिल्कुल 100% सच निकला मेरे भाई। देखो ना डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यही सब बातें मैंने एक्सेल में आपको एक्सप्लेन की थी।